उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को दी बधाई। मुख्यमंत्री आवास पर 8 बजे बीजेपी विधायक मंडल दल की होगी बैठक। बैठक में 29 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र पर होगी चर्चा। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं लंबे अंतराल के बाद हुई शुरू। परीक्षा केंद्रों के बाहर पर्याप्त पुलिस बल किए गए तैनात। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की गई। बैठक में विपक्षी कांग्रेस की ओर से कोई भी नेता नहीं हुए शामिल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के कुशल नेतृत्व में विकास के नए आयाम प्राप्त करेगा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने गोवा सरकार के नवनियुक्त मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि गोवा में सरकार का गठन हो गया है और इस बीच प्रमोद सावंत ने एक बार फिर से राज्य की कमान संभाली है। दूसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बने। शपथ समारोह हुआ और इस बीच शपथ समारोह में पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता इस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जिसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए और साथ ही साथ खास बात के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे। प्रमोद सावंत को बधाई दी। सीएम धामी ने प्रमोद सावंत को बधाई दी और इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत ही भव्य तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें तमाम नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने पहुंचे। चलिए बढ़ते आगे। 29 मार्च से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और जिसके लिए मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में शाम 8 बजे बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक बुलाई गई है। इसमें पार्टी के मंत्री विधायकों से विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों का जवाब देने के साथ ही साथ फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक मंडल दल की बैठक में 29 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और बैठक मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है और जिसमें कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया। धामी सरकार विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है और इससे पहले यहां पर एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। बड़ी रणनीति बनाई जाएगी जिसमें बीजेपी के तमाम विधायक और जो मंत्री बनाए गए उन सभी मंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया है ताकि विधानसभा सत्र के दौरान, कार्यवाही के दौरान उन तमाम मुद्दों को उठाया जा सके। और इस बीच यहाँ पर उससे पहले बड़ी रणनीति बनाई जा रही है और वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा है और किस तरह से सरकार को घेरना है उसी को लेकर सत्ता पक्ष भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आएगी और विपक्ष के हर प्रश्न का जवाब देते हुए विधानसभा में धामी सरकार नजर आने वाली है। और इस बीच यहाँ पर उससे पहले ये बैठक जो कि आयोजित की जा रही है मुख्यमंत्री आवास में, जिसमें बीजेपी के तमाम सभी विधायक और सभी मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। तो कृष्णा, 29 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने पूरी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उसको लेकर आज बाकायदा बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पूरी रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से विपक्ष के तमाम प्रश्नों के जवाब देने हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की विधानसभा का अगर हम बात करें तो सरकार के 5वें कार्यकाल का ये पहला विधानसभा सत्र जो है ये कल से आयोजित होने जा रहा है, जो लगभग सुबह 10 बजे से शुरू होगा। 3 दिवसीय विधानसभा का
सत्र चलेगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी आज से ही तैयार दिख रही है। उत्तराखंड सरकार ने सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शाम को अपने आवास पे आमंत्रित किया, क्योंकि विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है। उस बैठक में प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक जो है वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी कई रणनीति तैयार करता है सरकार को घेरने के लिए। तो उसी को देखते हुए धामी सरकार जो है वो पहले से ही मुस्तैद दिख रही है। सभी विधायकों को उसने आज आमंत्रित किया है ताकि कल की रणनीति बनाई जा सके। और विपक्ष ने जो सवाल एक तरीके से सरकार को घेरने के लिए तैयार किए हैं, उनका किस तरीके से जवाब जो है वो विधानसभा परिसर में दिया जाएगा। तो ये सभी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में यूसीसी पर कमेटी बनाकर एक बहुत ही बड़ा निर्णय जो लिया है। अब उसी की निगाहें टिकी हुई है, क्या विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी को लेकर क्या फरमान उत्तराखंड सरकार का आता है। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था यदि हमारी सरकार वापसी करती है तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो जल्दी लागू करेंगे, जिस पर फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और एक अहम निर्णय लिया है अपनी पहली कैबिनेट बैठक में। तो आज शाम को भी कैबिनेट बैठक जो है वो होने जा रही है, उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। तो ऐसे में तमाम प्रस्ताव जो है वो पास करके विधानसभा सत्र भेजे जाएंगे, ताकि उन पर जो है विधानमंडल की भी जो है मोहर लग सके, जिसके बाद जो कार्य और वादे भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता से किए हैं उसको पूरे के पूरे निभाए। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही दिन कहा था शपथ लेते हुए कि मैंने जो वादे जनता से किए हैं, चाहे वो लव जिहाद का हो, लैंड जिहाद का हो, भू कानून हो, चाहे वो यूसीसी हो, इन सभी को मैं धरातल पर उतारूंगा। यदि कोई मुद्दा मैं भूलता भी हूं तो आप स्वयं मुझे याद दिलाएं। मगर अब देखना होगा कि आज शाम को जो विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है उसमें क्या अहम निर्णय निकलता है। क्योंकि पहले ही कैबिनेट बैठक में धामी ने जिस तरीके से धमाका किया था, तो आज अब दूसरी भी विधानमंडल दल की बैठक पे निगाहें सबकी टिकी हुई है कि धामी क्या निर्णय लेते हैं। जी, और कृष्णा यहाँ पर जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इस बीच यहाँ पर कांग्रेस ने भी मुख्यालय में अपनी बैठक बुलाई है तमाम विधायकों की कि किस तरह से सरकार को घेरा जाएगा, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसी के साथ कई विधेयक जो कि यहाँ पर लाए जाएंगे उसको लेकर चर्चा भी होगी। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रहने वाली इस बार भी सत्ता पक्ष पर। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को हमने देखा है पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, वो कोई ना कोई मुद्दा बना के रणनीति बना के सरकार को समय समय पर घेरने का काम करती आई है। जिसके बाद से जैसे कि हमने बताया कि कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, उसके लिए भी कांग्रेस जो है वो रणनीति में जुड़ गई है। कांग्रेस ने भी एक बैठक बुलाई है जिसमें सभी विधायकों को अपने कार्यालय में आमंत्रित किया है। उस बैठक में हरीश रावत जो है वो उस बैठक लेंगे। उनके अलावा नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को ही दोबारा चुना गया है। तो ऐसे तमाम नेता जो है वो कांग्रेस के विधायकों से बातचीत करेंगे और उनकी रणनीति क्या है, उनके सवाल क्या है, कि आगे सरकार को किस तरीके से घेरेंगे। और अगर उनके पास सवाल नहीं है तो हरीश रावत और प्रीतम सिंह के नेतृत्व में जो है सभी विधायक एक तरीके से रणनीति बनाएंगे कि सरकार को किस तरीके से घेरा जाएगा संभव। जी, और धामी सरकार की पहली पारी का ये विधानसभा सत्र है कृष्णा, तो सरकार की भी कोशिश होगी कि इस पूरे विधानसभा सत्र में जो जरूरी मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाया जाए। लेकिन चूंकि मुद्दा बहुत ज़्यादा छोटा है, जो सत्र है वो बहुत छोटा है, 3 दिन का ही सत्र चलेगा, उसको लेकर भी सरकार की पूरी कोशिश है जल्द से जल्द सभी विधायकों को पास कराया जाए यहाँ से। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हर संभव वो कोशिश है जो उस जो वादे उन्होंने किए हैं जनता से उसको जल्दी जल्दी धरातल पर उतारने। क्योंकि हमने देखा था 2017 में उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उनको 2022 आने से पहले ही एक तरीके से वो वादे पूरे कर दिए थे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उसी संकल्प पर चल रहे हैं और कहते हैं कि जो संकल्प हमने लिया है उसको हम पूरा करेंगे। आम जनता के साथ जो वादे किए हैं उसको हम पूरा निभाएंगे, ताकि 2027 में भी हमारी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो पाए और 2025 तक हमारा जो प्रदेश है उसको युवा बनाने की जो है पूरी कोशिश करी जा रही है। अब युवा नेतृत्व जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में उत्तराखंड पूरा चल रहा है। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि धामी की ने जिस तरीके से अपनी पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है और एक धमाका किया है, वो आज शाम होने जा रही दूसरी कैबिनेट बैठक में किस तरीके से धमाका करते हैं। क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जिन पर धामी सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। हालांकि अगर हम बात करें उत्तराखंड में तो भू कानून का मुद्दा भी काफी गर्मजोशी
उसी के साथ देखा गया है। चुनाव से पहले हमने देखा है कि उत्तराखंड के हर एक जिले के चौक चौराहों पे भू कानून की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन हुए और भू कानून बनाने की मांग भी करी है, जिसको लेकर देखिए बीजेपी ने दृष्टि पत्र में भी अपना वादा जो है वो किया हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर पहले से ही कमेटी बनाई है। तो ऐसे तमाम कानून आ जाएंगे जो जनता से वादे किए हैं और ये बहुत बड़े अहम निर्णय हैं। अगर धामी इनको पूरा करेंगे तो आगे के लिए भी एक तरीके से पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनने के रास्ते जो हैं वो अभी से ही धामी के नेतृत्व में साफ होते हुए नजर आएंगे। जी, चूंकि कृष्णा यहाँ पर बीजेपी ने एक तरफ अपनी पूरी रणनीति बनाई, लेकिन अभी भी यहाँ पर कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बिल्कुल, देखिए अगर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो उसमें सस्पेंस बरकरार खत्म हो गया। पूर्व में रहे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ही इस बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जो है वो निभाएंगे, क्योंकि सिर्फ अकेले अगर हम बात करें उत्तराखंड के मुखियों की, कांग्रेस के मुख्य नेताओं की, तो उनमें एक प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल और हरीश रावत का नाम आता है। हरीश रावत और गणेश गोदियाल अपनी अपनी विधानसभा सीट से हार चुके हैं, तो इसमें इस समय युवा नेतृत्व जो है एक तरीके से इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास पुष्कर सिंह धामी है, तो दूसरी तरफ प्रीतम सिंह है जो सकराता विधानसभा से लगातार छठी बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। तो उन्हीं पर एक बार कांग्रेस के हाईकमान ने भरोसा जताया है और उन्हीं को एक तरीके से नियुक्त किया है विधान नेता प्रतिपक्ष के लिए। जी चलिए कृष्णा, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई विधानसभा सत्र को लेकर, और इससे पहले यहाँ पर ये बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम रणनीति बनाई जाएगी, तमाम चर्चा होगी। बढ़ते आगे, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और आपको बता दें कि लंबे अंतराल के बाद बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई। पिछले 2 साल से कोविड के चलते बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो पाई थीं, लेकिन 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों को पिछली कक्षाओं के अंकों के आधार पर प्रमोट किया गया था। इस दौरान 10वीं और 12वीं के छात्र अलग अलग पालियों में परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा केंद्रों के बाहर पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की गई है और साथ ही परीक्षा केंद्रों के बाहर 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई है। 10वीं और 12वीं के छात्र परीक्षा देंगे, इसको लेकर तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। परीक्षा केंद्र बनाए गए और परीक्षा केंद्रों के बाहर 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो कि लाखों हजारों जो छात्र हैं वो कि इस बार परीक्षा दे रहे हैं 10वीं और 12वीं की। और इस बीच यहाँ पर शिक्षा विभाग जो पूरी तरह से नजर बनाए हुए है, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित की जा रही है। चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र 29 तारीख से शुरू होने जा रहा है और जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। ऐसा पहली बार हुआ कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्षी कांग्रेस की ओर से कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ, जबकि बीएसपी के नेता मोहम्मद शहजाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि विपक्ष को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की सूचना दी गई थी, लेकिन कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक नहीं हुई और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया और इसलिए कांग्रेस का कोई नेता बैठक में शामिल नहीं हुआ। विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और उसके बाद लेखानुदान सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस बार का विधानसभा सत्र बेहद हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष के विधायकों की संख्या पिछली सरकार के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि आप राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो 22-23 का लेखानुदान है उसकी वो पेश पटल पर रखा जाएगा। तो ये 2 चीज़ें कल के लिए हुई हैं और उसके बाद हम दोबारा से कल बैठेंगे और परसों के बिजनेस के बारे में कल निर्णय लेंगे। जी देखिए, उनको खबर गई थी, इनको इन्फॉर्मेशन भेजी गई थी, लेकिन वहाँ से जो खबर आई है कि उनका शायद एलओपी अभी नहीं चुना गया, ना ही उनकी विधानमंडल दल की बैठक हुई है और जब तक एलओपी नहीं होता है तो उनके यहाँ से यहाँ पर किसे भेजा जाए उसका निर्णय शायद नहीं हो पाया था, इस वजह से वो नहीं आए। लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन गई थी बीएसपी से, आप जानते हैं शहजाद जी आए थे और बाकी तो कोरम पूरा था, तो इन्फॉर्मेशन गई थी, लेकिन शायद उनकी कुछ टेक्निकल इशूज रहे होंगे। चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में मलिंगार चौक से गांधी चौक तक आभार रैली निकाली। इस बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस आभार रैली में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी वासियों पर एक बार फिर भरोसा जताने के लिए किया और साथ ही साथ उनका धन्यवाद किया और साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर डांस किया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, जमकर आतिशबाजी की और इसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने
मसूरी के शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उनके सपनों का उत्तराखंड के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने का भी प्रण लिया। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की अपार जनता के सहयोग से तीसरी बार मसूरी से विधायक बने हैं। गणेश जोशी ने केंद्रीय और राज्य के नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उनको कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पिछले 6 महीनों में प्रदेश ने कई विकास के आयाम छुए। वहीं कई योजनाओं को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में भाजपा ने सारे मिथक को तोड़ दिया है। मसूरी की महान जनता ने मुझ पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताया है। इसलिए जब मैं यहाँ पर आया तो हमारे खुद कह रहे थे कि यहाँ पर 2 बार से ज्यादा कोई नहीं जीतता। जहाँ हमारी पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मिथक तोड़ा है कि कहते थे कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। हमने उसको, पुष्कर जी ने जहाँ उसको तोड़ा है, गणेश जोशी ने मसूरी के अंदर ये कहा जाता था कि 2 बार से ज्यादा कोई नहीं जीतता, हमने उसको तोड़ा है। उसमें हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ की महान जनता का बहुत बड़ा योगदान है कि मुझ पर विश्वास करती है, मुझ पर भरोसा करती है। और आने वाले 5 सालों के अंदर मसूरी की तस्वीर को हम बदलने का काम करेंगे। जो लाइब्रेरी में चौक पे जाम लगता है, तो जो 837 करोड़ की टन गडकरी जी की आशीर्वाद से हमें मिल रही है, उसका काम हम शीघ्र शुरू। सरोवर नगरी नैनीताल में श्री राम सेवक सभा के तत्वावधान में राम सेवक सभा मैदान में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम के भजनों को गाया, जिसमें नैनीताल और आसपास के क्लब के सदस्यों के अलावा राम सेवक सभा पदाधिकारी के साथ ही नैनीताल के भक्तों ने सुंदरकांड और भजनों का लुत्फ उठाया। इस मौके पर लेक सिटी के दर्जनों सदस्य यहां पर मौजूद रहे। सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम भक्त यहां पर मौजूद रहे और लेक सिटी के तत्वाधान में आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम लोग यहां पर पहुंचे। और वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हम देख रहे हैं। बता दें कि जहां मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का आलम शुरू होने जा रहा है, तो वहीं नैनीताल की वादियों में ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भरमार यहां पर देखने को मिल रही है। और वहीं उत्तराखंड घूमने आए पर्यटक नैनीताल झील में नौका विहार का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं पर्यटक स्थलों का भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों की वजह से कारोबारियों के उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, उनके चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही है, क्योंकि पर्यटकों की संख्या इस बार बहुत ज़्यादा है। लेकिन बीते 2 सालों से कोविड की मार की वजह से कारोबारियों के चेहरे पर सिकन थी, तमाम दिक्कतें थी। लेकिन इस बीच एक बार फिर से नैनीताल झील में नौका विहार का लोग लुत्फ उठाने यहाँ पर पहुँच गए। काफ़ी संख्या में जो पर्यटक हैं यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। नैनीताल के सर्किट हाउस काठगोदाम में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की 16वीं बोर्ड बैठक मंडल आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मंडल आयुक्त ने प्राधिकरण के अधिकारियों को कई स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए और इस मौके पर प्राधिकरण की तरफ से साल 2021-22 का वास्तविक व्यय और साल 2022-23 का वास्तविक बजट के आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। इस दौरान भवाली में मल्टी स्टोरी पार्किंग कम बहुउद्देशीय भवन के भूमि हस्तांतरण संबंध में आंगन तैयार करने का अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण नरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर किच्छा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इंटर की छात्राओं के लिए कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बीच बच्चों को काउंसलिंग कार्यक्रम में जागरूक भी किया गया। इस बीच कार्यक्रम के दौरान काउंसलर सुभाष सक्सेना ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपनी प्रतिभा और योग्यता के अनुसार कोर्स का चयन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को रोजगार परक डिप्लोमा
कोर्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र को 21 साल कर दिया। ऐसी स्थिति में छात्राओं की अच्छी जो छात्राएं उन छात्राओं की अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का उन्हें पूरा मौका मिलने वाला है। और वक्ताओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं को टेंशन मुक्त होकर पूरी निष्ठा और लगन से परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया। करियर के बारे में, विषय चयन के बारे में तो तैयारी तो ऐसे पूरे साल ही चलती है। उनको काउंसलिंग की जाती है, बच्चों को किस फील्ड से आ रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, उसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन आज उनको जो परीक्षा में सफलता प्राप्त करके फिर अपना पहला पायदान चुनना है, उस जगह की जानकारी दी गई है। कैसे पेपर सॉल्व करना है, घबराना नहीं है। एक पेपर अगर गड़बड़ भी हो जाए तो उसके बारे में ज़्यादा सोच करके आगे के लिए सोचना है। विषय को कॉम्बिनेशन, फिर इंटर के बाद कौन कौन से कोर्स करने हैं, इसकी जानकारी हमने पोस्टर के माध्यम से भी बच्चों को निकलवाया, उनके अंदर की बातें। और पूरे साल हम इसका एक कार्यक्रम चलाते हैं। तो शनिवार को, बुधवार को एक सेक्शन बांट करके हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं, क्लास के अंदर भी और बाहर स्टेज पर भी। बच्चों के लिए शुभकामनाएं हैं और साथ में उन लोगों को मार्गदर्शन दिया गया है कि बहुत कम समय में यहाँ के अध्यापकों ने बहुत मेहनत करी है, उन सब बच्चों को पूर्ण रूप से तैयार करा है, उनको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है, उनके कैरियर के बारे में बता दिया गया है कि आगे भविष्य में उन्हें क्या क्या बन सकते हैं। और उनकी टीचर उनकी एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा है कि पर्सनली उनसे वो कॉन्टेक्ट करके अपना कार्य आगे अपना कैरियर चुन सकती हैं। कोई दिक्कत आए तो उनसे सलाह ले सकती हैं। इंटर के बाद उसको ये समझ नहीं आता कि हम किस विधा में जाएं, किस तरीके से कौन सी विधा को अपनाएं। तो हमने ये बताया कि इंटर के बाद उनके लिए कौन कौन से रास्ते खुले हुए हैं और इंटर के बाद वो क्या क्या कर सकता है। हमने पंतनगर के जो विधि अधिकारी थे उनको यहाँ पर बुलाया था। उन्होंने बताया कि अब नए तरीके से 5 वर्षीय कोर्स हो गया है और नेशनल लॉ कॉलेज में क्लेट के माध्यम से जाया जाता है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी दी है। और हमारी जो अन्य वक्ता थी जैसे श्रुति वर्मा हैं मैडम, उन्होंने साइंस के बारे में बताया कि साइंस के साथ कौन कौन सी स्ट्रीम आगे जाके उन्हें ले सकती हैं। हमारी अर्थशास्त्र प्रवक्ता ने बताया कि किस तरह से वो अर्थशास्त्र से संबंधित बैंकिंग वगैरह वगैरह जो भी हैं उनको वो चूज़ कर सकते हैं, अपने पसंद कर सकते हैं, अपनी पसंद में शामिल। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे बंगाल में विधानसभा के सत्र के दौरान जिस तरह का कृत्य आज देखने को मिला, जिस तरह से विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मारपीट का मामला सामने आया, इसको लेकर अब राजनीति भी छिड़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच यहाँ पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी ट्वीट किया और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यहाँ पर दुख प्रकट किया। लिखा है ट्वीट में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में यहाँ पर एआईटीसी ऑफिसर द्वारा हत्या, हिंसा और अराजकता का तांडव लगातार जारी है और तृणमूल सरकार विभत्स तांडव पर विधानसभा के अंदर भी चर्चा के बजाय बीजेपी बंगाल के सदस्यों के साथ हिंसा करती है। लोकतंत्र की हत्यारी टीएमसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। आपको बता दें कि टीएमसी को लेकर निशाना साधा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ये निंदा की है जो घटनाक्रम आज हुआ है और जिस तरह से हिंसा लगातार बंगाल में बढ़ती जा रही है और जिस तरह से अराजकता का माहौल बंगाल में बना हुआ है, लोगों की जान जा रही है, हिंसा फैल रही है और इस बीच यहाँ पर ममता सरकार को घेरा, जिस तरह से टीएमसी के गुंडे लगातार हिंसा फैला रहे हैं, इसको लेकर एक तरफ राजनीति भी हो रही है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है और ट्वीट करते हुए निंदा की है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सौरभ, यहां पर जिस तरह का हम घटनाक्रम लगातार बंगाल में देख रहे हैं उसको लेकर राजनीति एक तरफ हो रही है, लेकिन वहीं कुछ ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के जो समर्थक हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इस बीच अनिल बलूनी का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने पूरे बंगाल के घटनाक्रम की निंदा की है। जी देखिए, बता दूं आपको कि बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं और मीडिया के हेड हैं और उन्होंने आज टीएमसी पर निशाना साधा है। और जिस तरह से बंगाल में आज विधानसभा में टीएमसी और बीजेपी के जो विधायक हैं वो आपस में भिड़े हैं, उसको लेकर अनिल बलूनी ने ट्वीट करके टीएमसी सरकार पर हमला बोला और लोकतंत्र की हत्यारी टीएमसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक तरह से कड़ा प्रहार किया है अनिल बलूनी ने। ऐसे आमतौर से वो शांत स्वभाव के अनिल बलूनी हैं, लेकिन जब पार्टी बात आती है, पार्टी के जिस तरह से विधायकों पर हमला हुआ, टीएमसी के विधायकों ने किया, उसके बाद अनिल बलूनी का ये ट्वीट
कहीं न कहीं टीएमसी पर एक कर सकते हैं करारा हमला है। जी सौरभ, इस मामले में अनिल बलूनी का ट्वीट आना सामने आते ये दिखाता है कि किस तरह से विभत्स रूप टीएमसी कार्यकर्ताओं का देखने को मिल रहा है और किस तरह से लोकतंत्र खतरे में पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है, जहां पर टीएमसी कार्यकर्ता उनकी गुंडागर्दी आए दिन उजागर हो रही है। ये जाहिर सी बात है कि जो टीएमसी के गुंडे हैं लगातार जो हिंदू वर्ग के लोग हैं उनको परेशान करते हैं और इनकी गुंडागर्दी, जो टीएमसी के गुंडे हैं उनकी गुंडागर्दी हमेशा चरम पर रहती है। चाहे बंगाल चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निगम चुनाव हो, कोई भी चुनाव में इनकी गुंडागर्दी हमेशा सामने आती है। अब विधानसभा में बीजेपी के विधायकों के साथ ये मारपीट की और इससे पहले बीजेपी के कई सांसदों और बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ बीजेपी के कई नेताओं पर भी टीएमसी के ये गुंडे लगातार हमला करते आ रहे हैं। संभव। चलिए सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं जो कि अनिल बलूनी ने किया, पूरे घटनाक्रम की निंदा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुंडागर्दी लगातार हो रही है, वहां पर हिंसा फैलाई जा रही है, यहाँ पर टीएमसी की गुंडागर्दी आए दिन लगातार बढ़ रही है। चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड के किच्छा क्षेत्र में अफीम की खेती किए जाने का एक मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें कि वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने औचक छापा मारकर कार्रवाई की। भारी मात्रा में अफीम की खेती को नष्ट किया, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अवैध रूप से अफीम की खेती कर 700 पौधे लगाए गए थे, जिस पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अफीम की खेती को नष्ट करते हुए बरामद सामग्री को कब्जे में ले लिया। पुलिस टीम ने मौके से करीब 12 किलो अफीम के पौधे सहित 2 किलोग्राम अफीम बरामद की और एक आरोपी जिसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रयाग फार्म के पास एक व्यक्ति अफीम की खेती कर रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके तहसीलदार के साथ मैं पुलिस फोर्स भेजा गया, जहां मौके पर असारुल हक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने 300 फीट जगह पे अफीम की खेती कर रही था, जिसमें पोस्ता व पेड़ बरामद हुए हैं। 2 केजी पोस्ता मिला है और 700 पेड़ मिले हैं अफीम के, जो कि अवैध है। उससे लाइसेंस तलब किया गया, कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाया। उत्तराखंड में अवैध अफीम की खेती करना अवैध है। एनडीपीएस का एक मुकदमा लिखकर अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बढ़ता आगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में संयुक्त ट्रेड यूनियन के लोग यहां पर हड़ताल शुरू कर चुके हैं, और जिसमें सभी ट्रेड यूनियन ने 28 और 29 यानी कि 2 दिन 28-29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया। और इस बीच सभी कर्मचारियों ने हरिद्वार नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए अपनी 19 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, साथ ही साथ अपनी मांग भी रखी। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।